मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत देर से बैठे होंगे, लेकिन मैं 10 मिनट का आप लोगों के समय आप लोगों से लेना चाहूंगा। क्या आप लोग दोगे 10 मिनट? तो सभी साथी इधर उधर बैठे हैं, साथियों आकर 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। मैं आप लोगों के बीच में 120 की स्पीड से हम गाड़ी लेके अभी आए हैं आप लोगों के बीच में, इसलिए आप लोगों से निवेदन है 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं। साथियों 10 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए, खड़े खड़े सुनाई नहीं देगा। 10 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए, फिर उसके बाद आगे का कार्य। साथियों बैठ जाइए भाई, आप लोग भी थोड़ा बैठ जाइए तो सुनने में ठीक रहेगा। बैठ जाए साथियों, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ बस। 10 मिनट से 11 मिनट आपका नहीं लूंगा मैं। साथियों में सबसे पहले हमारे पूर्वजों को, बाबा साहब अम्बेडकर, टंट्या भील, बिरसा मुंडा, राणा पुंजा भील, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, सभी को नमन करता हूं। हमारे खतरीज वासी को नमन करता हूं, हमारे बाबा देव को नमन करता हूं, सावन माता को नमन करता हूं। साथियों आप अपने पंचायत से, अपनी गांव से इतना कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे, आप सभी का मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे व्यवस्थापक जितने भी हमारे साथी हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। और संचालन टीम को भी बहुत बहुत जोहार। साथियों आज आप 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूर्व वक्ताओं ने आपको 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बता दिया होगा। साथियों 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, मैं 2 लाइन ही बोलूंगा, बाकी वक्ताओं ने बताया होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस 1993 में प्रस्ताव पास किया गया था। इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए 1994 में 193 देश मिलकर जेनेवा शहर में उन लोगों ने, जितने भी आदिवासी प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और वहां निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में समस्त देशों में मनाया जाएगा। तो उसी यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस को हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण, बदुआ मजूर जैसे मुद्दे जो है, उन मुद्दों से निजात कैसे मिले। दूसरी बात, आज जन जंगल जमीन की आप लोग बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे बचाया जा सके, हमारे समाज के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सके, हमारी संस्कृति को कैसे बचाया जा सके, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कैसे बचाया जा सके, इस बात के लिए इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। साथियों में मेरी बात 9 अगस्त पे आगे न बढ़ाते हुए, साथियों यहाँ बैठे हुए सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 10 मिनट के लिए आप शांति बनाए रखें। साथियों हम यहाँ इस एरिया में रहने वाले सभी भील आदिवासी है, सभी भील है ना। साथियों भीलों का इतिहास है, आज आप उठाकर देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भीलों का इतिहास है। 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक भील राजा हुआ करते थे। इस एरिया में भील राजा हुआ करते थे। एक समय था उनका, राजाओं का, जो भील राज्य चलाया करते थे। लेकिन आज हमारी हालत क्या हो गई है, राज्य तो छोड़ो, हमारी जमीनें, हमारे जो हमारे पास साधन है वो छीने जा रहे हैं। साथियों भील राजा हुआ करते थे। राजस्थान में देख लो आप, बांसवाड़ा में बांसिया भील का राज चलता था, कुशलगढ़ में कुशला कटारा का राज चलता था, डूंगरपुर में डूंगरा भील का राज चलता था, उदयपुर में उदया खराड़ी का राज चलता था, झाबुआ में जबू भील का राज चलता था, अलीराजपुर में आलिया भील का राज चलता था, झालोद में झाला वसैया का राज चलता था, उज्जैन में गर्द भील का राज चलता था, कोटा में कोटिया भील का राज चलता था, और रामपुरा में रामा भील ने बसाया था। साथियों ये भील राजाओं ने राज किया, मतलब वहां पे नगर बसाए थे, और उनके नाम से ये आज नगर पड़े हुए हैं। तो ये हमारा भीलों का इतिहास है, हमको हमारा इतिहास जानना पड़ेगा। जब उन लोगों ने कई सालों तक राज्य किया, लेकिन जब बाहरी आक्रमणकारी आए भारत देश में, तो उन लोगों ने छल कपट और धोखे से हमारे भील राजाओं के राज छीने, और जो जमीनें थी, जो हमारे संसाधन थे, हमारे जो राजा लोग थे उनसे छीने, और जो
आक्रमण किया, उसके कारण हमारे कुछ जो भील लोग थे पहाड़ों की ओर भाग गए, और आज वही भील है जो हम लोग वहाँ पहाड़ों की ओर बस गए थे, वही भील लोगों की आज हम वंशज है। कहीं न कहीं उन राजाओं का ही खून है। तो आज हम यहाँ पे इस एरिया में एक राजा की तरह रहना चाहिए। हम यहाँ के मूल निवासी है, लेकिन हमको नौकर बना के छोड़ दिया है। साथियों ये बात हमको समझना पड़ेगी, हमारा इतिहास भीलों का क्या है। अगर आप आपकी चीजें नहीं समझ पाओगे तो आपको आगे लड़ाई लड़ने में समस्या आएगी। साथियों अंग्रेजों ने हमारे पे 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों के समय में आप देखिए टंटिया भील जो खंडवा जिले की पंडाना तहसील के रहने वाले थे, उन्होंने 30 साल तक अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। देश की सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाला योद्धा यही टंटिया भील था। साथियों 30 साल तक लड़ाई लड़ी उस व्यक्ति ने। और आदिवासियों की जिस जमीन पे आप बैठे हैं, इन्हीं की देन 1.5 लाख हेक्टेयर टंटिया भील ने बचाई थी। साथियों ऐसे ही बिरसा मुंडा झारखंड रांची के, उन्होंने अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को वहां पर परास्त किया। ऐसे ही भीमा नायक थे बड़वानी में, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। ऐसे खाजा नायक सेंधवा में थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। ऐसे ही गोंडवाना में रानी दुर्गावती थी, उसने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। भाइयों उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाइयां लड़ी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। उन लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं, मरने को तैयार हो गए, शहीद हुए, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करी। तो क्या हम लोगों को गुलामी स्वीकार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। जब हमारे बाप दादा जो बैठे हैं, आप लोग के चरणों में बैठे, इन्होंने जब गुलामी स्वीकार नहीं करी, तो हमको भी स्वतंत्र रहना है। क्या हमको किसी पार्टियों की, किसी नेताओं की, किसी की स्वीकार करना चाहिए गुलामी? क्या नहीं करना चाहिए। साथियों अगर जब इन लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं करी, जब लाखों आदिवासियों को मारे गए, लाखों भील लोगों को मारे गए, उसके बाद में भी इन लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं करी, तो हम लोगों को मरने से नहीं डरना चाहिए, लेकिन गुलामी कतई स्वीकार नहीं करना है। साथियों मैं अगली बात संविधान के ऊपर बोलना चाहूंगा। आप लोगों का काफी समय हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों भारत का एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आज भारत देश के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, तुम्हारे गांव का सरपंच भी उस संविधान की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत चलता है। आज देश में जितने भी सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये भी उस संविधान से ही चलती है। साथियों प्राइवेट संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, जितने भी सिस्टम है, सभी राज्य है, जिले है, गांव है, पंचायत है, सभी उस संविधान से चलते हैं। मेरा कहने का मतलब है उसी संविधान में आदिवासियों के लिए कुछ अनुच्छेद है। अभी साथियों ने या तो बताए होंगे, लेकिन मैं भी बता देता हूं। धारा 13(3) का रूढ़िगत परंपरा, अभी जो ग्राम सभा की आप लोग बात कर रहे थे वही है। साथियों जब हम ग्राम सभा, अगर देश में कानून लागू है, अगर सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो आदिवासियों पे भी लागू है ना। तो जब हम ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके भाई हम जमीन देना नहीं चाहते, बात खत्म, तो वो कानून अपने लिए भी लागू होना चाहिए ना, हमारे लिए लागू नहीं है। मतलब देश का संविधान उसी से चल रहा है। दूसरी बात, उसमें 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची की बात करूं, आपको जल जंगल जमीन का अधिकार देता है, ये पानी का अधिकार आपको, आपकी जमीन का अधिकार, आपके पास जंगल है उसका अधिकार है आपको, ग्राम सभा को उसका पावर है 5वीं अनुसूची के साथ में, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। शासन प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार है ग्राम सभा को, लेकिन वो पालन नहीं किया जा रहा। आपके खेतों में, आपकी जमीन में तेल है, मैग्नीज है, सोना है, चांदी है, कोयला है, अभ्रक है, रेत है, खनिज है, गिट्टी है, जो भी निकलेगा आपके गांव से वो आपका अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं 5वीं अनुसूची कहती, साथियों ये 5वीं अनुसूची कहती है। जब देश में संविधान लागू है तो वो 5वीं अनुसूची भी लागू है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। दूसरी बात, हमारा आरक्षण की व्यवस्था है। 5th शेड्यूल में 5वीं अनुसूची क्षेत्र, झाबुआ जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, तो चपरासी से लेकर कलेक्टर के सारे पद आदिवासी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आके हमारे संस्थाओं में बैठ जाता है और वो शोषण करता है आदिवासियों का, क्योंकि वो हमारी भाषा समझता ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे
जो आदिवासी क्षेत्रों में दुकान लगाने का, रोजगार करने का, वो भी हमको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पावर देता है। बैंकिंग व्यवस्था है, कर्ज लेने में, कर्ज देने में, झगड़े निपटाने में, जमीन विवाद निपटाने में, ये सारे के सारे 5वीं अनुसूची में प्रावधान दिए हुए हैं। भारत के संविधान ने इन प्रावधानों को दिया है। तो भारत का संविधान अगर देश की सरकार, राज्य की सरकार लागू किया है तो हमारे क्षेत्रों में भी लागू है। हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो साथियों हमारे अधिकार हम नहीं ले पाएंगे। तो ये चीजें आप जो लड़ाइयां लड़ना चाह रहे हैं वो हमको अधिकार जानना पड़ेगा, उसके बाद हमारी लड़ाइयां लड़ पाएंगे। साथियों मैं अंतिम बात करके मैं आप लोगों से, साथियों आज देश में आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मणिपुर जैसी घटना हुई है, छोटी सी लड़की काकड़वाणी क्षेत्र की बलात्कार कर दिया, सूरत में मारने की पूरी कंडीशन खत्म कर दिया था। जिन्होंने कृत्य किया उस पे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ सामान डाल दिया, दूसरा कुछ डाल दिया। साथियों मेघनगर की घटना थी, छोटी सी बालिका के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया। नेमावर में 4 परिवार की 2 लड़कियां, उसकी मां और बेटे को मिला के जमीन में गाड़ दिया था। आदिवासियों के साथ खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। देखिए, आप न्यूज पढ़िए, आप सोशल मीडिया में देखिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। अत्याचार हो रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। शोषण हो रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। साथियों हमारे साथ बलात्कार आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। साथियों क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? साथियों ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग कभी नहीं बोलेंगे, उनके मुंह पे ताला लग जाता है। साथियों जब ऐसी घटनाएं होती है और आपके बीच में जब राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ेगी, आपके बीच में आके आपके बड़े बड़े वादे करके लालच देगी, और हमारे भी गुलाम लोग क्या करते हैं, अरे जमीन के लिए तो हम जयेश के साथ में रहेंगे, लेकिन वोट तो हमारा उनको ही जाएंगे, हमारा बाप दादा है उनको ही जाएगा। ये हमारी सोच है। साथियों लड़ाई लड़ेंगे जयेश के साथ में, अभी आधे से ज्यादा बोलेंगे हम तो जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हमारे बाप दादा बोलेंगे तो उनके उसमें घुसेंगे हम तो ये तरीका गलत है हमारा, ये तरीका हमको सुधारना पड़ेगा। साथियों हम लोगों को एक बात याद रखना है, हमारा दुश्मन कौन है। हम लोगों को 3 बातें बोलूंगा आप लोगों को, हम लोगों को पहचानना होगा हमारा दुश्मन कौन है। अगर दुश्मन को नहीं जानोगे तो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ पाओगे। दूसरी बात, हमारी उस दुश्मन से लड़ाई क्या है, उस दुश्मन से हमारी लड़ाई क्या है और उस लड़ाई को लड़ना कैसे, ये 3 बातें जिंदगी में याद रखना। ये अगर आपने जान लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी जीत हो जाएगी। आपको आपका दुश्मन पता होना चाहिए, आपकी लड़ाई क्या है ये पता होना चाहिए, और आपको लड़ना कैसे है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम आप लड़ पाएंगे। साथियों और एक बात और बोलना चाहता हूँ, आदिवासी क्षेत्रों में कभी भी आदिवासी किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, कभी भी लड़ाई नहीं करे। हमारे गुरु भंवर दादा परमार का वक्तव्य है, आदिवासी भी है, आदिवासी नहीं होना चाहिए। आदिवासी के सामने आदिवासी कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, आदिवासी के सामने आदिवासी की लड़ाई नहीं होना चाहिए। कोई भी भाई है, कैसा भी है, पर वो अपना है, अपनी लड़ाई आदिवासी से नहीं है। साथियों हम लोगों को धर्म के नाम से बांटा जा रहा है, हम लोगों को राजनीति के नाम से बांटा जा रहा है, हम लोगों को ये चीज समझना पड़ेगी। साथियों ये चीज जिस दिन तुम समझ जाओगे तुम्हारी लड़ाई सफल हो जाएगी। साथियों अंतिम में भील प्रदेश के लिए 2 शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को वो दूंगा। साथियों भील प्रदेश के लिए साथियां बोल भी रहे थे और बोला भी होगा, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, भील प्रदेश हम लोग क्यों बोलते हैं, जय भील प्रदेश, यहाँ लिखा भी होगा आप लोगों ने। साथियों जय भील प्रदेश का मतलब है भीलों की जय। भील प्रदेश टेरिटरी में अंग्रेजों के समय में भील कंट्री का नक्शा बनाया हुआ था। साथियों उसके बाद में भील लोगों को आजादी के बाद 4 राज्यों में बांट दिया गया। साथियों 4 राज्यों में बांटने के बाद में भील जो आदिवासी जो है, साथियों भील आदिवासियों को 4 राज्यों में बांट दिया गया, और उसके बाद में साथियों भील लोगों द्वारा